जो आपने ज़िक्र किया कि शायद कहीं मुलाकात होगी, तो वो मुलाकात शायद इसी महीने होगी ट्रंप और मोदी की। आसियान समिट में मुलाकात हो सकती है, ऐसी खबरें हैं। तो क्या सबको इसी बात की प्रतीक्षा है कि कहीं पर ये मामला सुलटे, या अगर मामला नहीं भी सुलटता है तो क्या हम तैयार हैं कि हम 3.5 साल और इसी तरह से झेलेंगे और उसी में आगे बढ़ेंगे? देखिए राजीव जी, मैं एक बात बोलता हूँ और मैंने कई टीवी चैनल्स पे ये बात भी बोली। अगर जो टेक्सटाइल क्षेत्र है या जो आप समझिए कि जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, शहर के शहर डिपेंडेंट हैं। अगर आप तिरुपुर शहर को देखें, लुधियाना को देखें, सूरत को देखें, ठीक है, ये ऐसे शहर हैं जो जिनकी इकोनॉमी एक आध इंडस्ट्री के ऊपर टिकी हुई है। तिरुपुर में कपड़ा ही है, अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका को। और अमेरिका में अगर हमारे जो टैरिफ लगने की वजह से अगर भारतीय कपड़ा महंगा हो जाएगा, तो बहुत सारी दूसरी कंट्रीज है जहाँ से कपड़ा आ सकता है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, मेक्सिको, इवन साउथ अमेरिकन कंट्रीज से भी काफ़ी कपड़ा आ सकता है। तो एक थ्रेट बन जाता है कि इंडिया के पास अब एक जो कॉम्पिटिटिव एज थी, वो कहीं ना कहीं वो एज नहीं रहती, क्योंकि आपका सामान महंगा हो जाता है। नंबर टू, अब जो ऐसे ही जेम्स एंड ज्वेलरी, जो टेक्नोलॉजी हमारा भारत पिछले 20-25 सालों में जो भी हमने आर्थिक वृद्धि देखी, जो गुड़गांव, बेंगलोर, मोहाली, पूना, हैदराबाद जैसे शहर हैं, वो कहीं ना कहीं उनका पूरा का पूरा इकोनॉमी पनपा वो टेक्नोलॉजी की वजह, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की वजह से बढ़ा। यहाँ पर जो विदेशी कंपनियों ने अपने ऑफिस खोले या भारतीय कंपनियों ने बैकएंड सपोर्ट दिया, या जो भारतीय जो बाहर जाकर काम करते हैं, उसकी वजह से जो भारत में समृद्धि आई। तो ये शहर बसे, ये मैं जानता हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैंने गुड़गांव का वो समय भी देखा है जब वाकई वो गांव था और वहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं था, मगर आज उसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है। जिस तरीके की वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो कंपनीज हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत ही अच्छी और वर्ल्ड क्लास बन चुकी हैं। तो ये पैसा आया कहाँ से? ये पैसा प्राइमरीली आया अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टर था हमारी आईटी और आईटी सर्विसेज, आईटी एनेबल सर्विसेज का। तो मेरा ये कहना है कि अगर H1B वीज़ा की जो उन्होंने फीस बढ़ाई, अब कंपनियां तरीके ढूंढ रही हैं कि क्या हम मैक्सिको में बेस बना सकते हैं, क्या हम वेनेजुएला में बना सकते हैं, या आसपास के किसी देश में बना सकते हैं, अमेरिका में नहीं। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन टैलेंट एकदम से कुछ सवालिया निशान लग जाएगा। कनाडा ने अपने इकोनॉमी को ओपन किया है। इवन चाइना ने कहा है कि आप H1B होल्डर्स को भारत भेज सकते, अब उनके कंट्री भेज सकते हैं, क्योंकि ये सब टैलेंट, बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत क्रीम लोग हैं। आज भी यदि आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को हेड करने वाले इंडियंस हैं। तो इंडियन टैलेंट को कोई नेगेट नहीं कर रहा, मगर ट्रम्प साहब समहाउ, मुझे नहीं पता कोई खुंदक है या कोई समहाउ कुछ तो है जिसकी वजह से वो सिंगल, मुझे लगता है कि भारत के ऊपर वो कुछ निशाना साध रहे हैं। तो जी। ऑल सेड एंड डन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने सवाल पूछा कि आगे क्या लगता है, और ट्रम्प साहब की बातचीत किसी समिट में होगी नहीं होगी, कितनी होगी। कई बार समिट्स में लोग बस हाथ मिला के परे हो जाते हैं, समय नहीं दे पाते, या समय भी नहीं होता कई बार क्योंकि किसी एजेंडा से जाते हैं। तो अगर भारत के साथ वार्ता होनी है तो वो अलग से होगी। मुझे लगता नहीं किसी समिट में जाके 50 लोगों के बीच में होने वाली है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। तो ये स्पेशली होना चाहिए। आई थिंक भारतीय सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भरसक प्रयास करना चाहिए कि वो अमेरिकन जो जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठें, उन्हें समझाएं और उन्हें कहें कि भारत कितना इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमारी विदेशी कूटनीति जो है उसमें भी कमी नज़र आती है मेरे को, राजीव जी। अगर उसको आप जी। क्रिटिकली एग्जामिन करें तो कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति में समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, और उसमें इमीडिएट रिवीजन की जगह है। और भारत को अपना स्टैंड सही रखना होगा, अपने दोस्त बढ़ाने होंगे। आज ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोटा सा देश पाकिस्तान की जो विदेश कूटनीति है या विदेश नीति है वो भारत से अच्छी हो गई, सडनली कैसे हो गई। तो भारत के पास बहुत स्ट्रेंथ्स हैं और उन स्ट्रेंथ्स पे हमको खेलना चाहिए और उसको हाईलाइट करना चाहिए और अपने दोस्त बनाने चाहिए।